पवन जी, वो हम लोग धर्मपाल जी की किताब ये रीडिस्कवरिंग इंडिया पर बात कर रहे थे। हम्म। अ, तो मैं सोच रहा था कि इस मतलब इतना सब कुछ है इसके अंदर, इस किताब में एक दो चैप्टर लेके उसमें थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। पिछली बार वो क्वेश्चन ऑफ बैकवर्डनेस पे बात की हमने। इस बार मैं सोच रहा था ये सम आइडियाज ऑन द री इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया करके जो एक चैप्टर है, या चैप्टर 18, या इसको लेके थोड़ी बात हो सकती है। क्योंकि धर्मपाल जी को जो पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हमारे मन में जिसका कनेक्शन ठीक से बैठा नहीं है उसको बिठा देते हैं वो। हम्म, ऐसी कुछ बातें कर देते हैं जिससे चीजें जो एकदम से नई तरीके से दिखना शुरू हो जाती हैं हमको। हाँ, तो मुझे लगा कि इसको पढ़ के कि अ, एक ये जो बात हम सुनते हैं कि ये एंगस मैडिसन का जो काम है जिसमें कि इंडिया और चाइना 70% वर्ल्ड जीडीपी का उनका हिस्सा उनका था अप टू दिस 18th 17th सेंचुरी। एंड देन 1800s में भी 60% वॉज इंडिया एंड चाइना। हम्म, तो द पीपल, और वो नॉन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो। तो राइट। तो जिन लोगों ने ये किया काम, जिन लोगों ने इतना मतलब वेल्थ क्रिएट किया इंडिया के लिए, वो उनका हुआ क्या, उस चीज का एक आइडिया मिलता है मुझे लगता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ये धर्मपाल जी इसको हम हमारे लिए कनेक्ट कर पाते हैं, मुझे ऐसे लगा इसको पढ़ के। हम्म, तो जैसे कि वो कह रहे थे कि जैसे यहाँ पे कहीं पे शुरू में कहते हैं कि 20 से 25% लोग हमारे देश के इसमें लगे हुए थे, इस काम हाँ, में, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में, हाँ, है ना। तो और ये मतलब दैट इज अ ह्यूज नंबर, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वर्किंग ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच वाज द टॉप क्लास इन द वर्ल्ड। हम्म, बेस्ट स्टील, बेस्ट कपड़ा। तो और इसमें उन्होंने थोड़ा सा एक ब्रेकअप टाइप दिया है कि बहुत सारे लोग इसमें स्किल क्राफ्ट्समैन जो कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, जो मंदिरें बनाते थे और वगैरह। लेकिन फिर भी जो ये एक्सपोर्ट का जो था काम, वो भी हम्म, यही लोग करते थे। एंड लाइक 25% मीन्स 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन दिस। यस, एंड कहीं पे ये कहते हैं कि वो अपने आप को कभी नीचा नहीं समझते थे। मतलब कि ये जो बाद में कास्ट सिस्टम का भी एक नैरेटिव आ गया कि ये ब्राह्मण के जैसे ही समझते थे अपने आप को ये लोग। जो ये तो दिस मस्ट हैव बीन वेल्दी पीपल, पीपल या हु या हैड, है ना, they were skilled craftsmen with a self identity which was solid. And before it got destroyed by 1900s, he says that we see only the pieces of it. तो मुझे लगा कि इसमें से थोड़ा सा पढ़ के थोड़ी चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में कि ये इन लोगों का क्या हुआ, ये लोग कहाँ चले गए। और ये धर्मपाल जी का इस ऐसे में तो ये कहना है कि ये लोग अभी भी हैं हमारे पास, और इनको अगर हम थोड़ा थोड़ा सा अगर इफ दिस मे बी जस्ट द सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ दिस पीपल इज changed, maybe they can bring this back again. It's the kind of feeling that I get. Do you want to give some introduction before I start reading some of these passages इसके बारे में? हाँ, आई थिंक यू सी what has happened with us is that our history has been distorted, from the British times. So what we read or hear, uh, we only hear that version which was presented by the British. And this presentation happened mostly after 1830. Once they were sure that now we are here to stay, kind of a thing. Maybe they were a little unsure, and more so after 1857, I think. So before that, they were basically documenting what was happening in India and busy in dismantling what Dharampalji refers to in this article, what was there. और उसके और भी कारण थे। वहां पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की लहर आई थी। मैनचेस्टर और लंकाशायर में नई नई फैक्ट्रियां बन रही थी वगैरह वगैरह। उसमें भी कपड़ा बन रहा था, और वो कपड़ा हमारे कपड़े से इंफीरियर था। तो ये जरूरी हो गया था कि हमारी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया जाए, और भी इसके कारण थे। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब हम जो हमसे मतलब है, हम सामान्य रूप से पढ़े लिखे लोग जो पढ़ते हैं, वही वर्जन पढ़ते हैं, वही नैरेटिव पढ़ते हैं जो अंग्रेजों ने बनाया और फिर पास ऑन किया टू द इंडियंस। जो इंडियन हिस्टोरियन थे वो भी बाय एंड लार्ज उसी चीज को उन्होंने आगे बढ़ाया। दैट वाज द इंडोक्ट्रिनेशन व्हिच हैड हैपेंड। So people like, there are few people like Dharampal, and I recently we published that White Sahibs in India, वो भी
उसमें ये मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि धर्मपाल को एक नटशेल में पढ़ना है तो व्हाइट साहब को पढ़ लो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो धर्म इस तरह के लोग बहुत कम है, मतलब धर्मपाल तो बहुत रेयर है ही, बट और अपने यहाँ एक कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग अपने लोगों को नहीं पढ़ते, अपने लोगों को जानते नहीं है, अनलेस की कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एलीट क्लास को बिलोंग करता हो। वी डोंट नो आवर पीपल, वी डोंट नो धर्म, मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट धर्मपाल, अब थोड़ा बहुत जानने लगे हैं। Most people would not know about Vasudev Saran Agarwal. Most people would not know about Sitaram Goel. Most people will not know about Ram Sarup ji. So अपने लोग जो बड़े लोग हुए हैं उनको जानते नहीं है। रविंद्रनाथ को भी इसलिए शायद जानते कि उनको नोबेल प्राइज मिल गया, नहीं तो शायद उनको भी नहीं जानते। श्री अरबिंदो का इसलिए एक एज ए स्पिरिचुअल मास्टर जानते हैं, बट उनकी जो पौंडीचेरी जाने के पहले जो उन्होंने चीजें लिखी हैं उसको बहुत कम लोग जानते हैं ना। तो इस हमारे आरसी दत्ता को कितने लोग, आरसी मजूमदार, आरसी दत्ता, इन लोगों को जानते ही नहीं है लोग। तो ये बहुत हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग विलिंगली अंग्रेजों के नैरेटिव को हमने जैसे सोक किया है। तो धर्मपाल हैज इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड धर्मपाल बिकॉज उससे हमको चीजें क्लियर होती हैं। अभी तो एक तरह से जो अंग्रेजों ने दिया उसको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे हम स्वीकार करते हैं, और उस क्योंकि वो स्वीकार्य हो जाता है तो हम एक तस्वीर अनकॉन्शियसली एक भारत के बारे में बन जाती है अबाउट आवर पास्ट। हम ज्यादा उसमें सोचना नहीं पड़ता, एक बन सी अपने आप ही बन जाती है, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को हम सच मान करके एक एक्स्ट्रापोलेट करने लगते हैं और एक तस्वीर गढ़ने लगते हैं कि भाई यहाँ बहुत अत्याचार हुआ होगा, जातियों के बीच में बहुत भेदभाव होगा, और छोटी जाति और बड़ी जाति और ये और वो। और क्योंकि हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग नाम तो है, लेकिन एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग होती नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण दूं, ये बार बार धर्मपाल जी के काम में आया है, और ये वेस्टर्न हिस्टोरियन, इकोनॉमिक हिस्टोरियंस का काम है जिसको तुमने अभी रिफर किया, कि भाई 1750 तक इंडिया एंड चाइना वर प्रोड्यूसिंग 73% ऑफ द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। 100 rupees worth of goods are being produced all over the world. Then out of that, 73 rupees worth of goods are being produced in just two countries, India and China. And India's share out of that is about 33%. Some people say 25%, some people say 33%, but it is, no one says less than 25%. Now, this is a huge, huge amount. Ki 1/4 of the total manufacturing is happening in India. ना ये एक है जिसको तो सामान्य पढ़े लिखे को मानना चाहिए, क्योंकि वो अंग्रेजों को मानते हैं, वो वेस्टर्नर्स को मानते हैं, और ये वेस्टर्नर्स ने ही कहा है ये बात। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि भाई हु आर द मैन्युफैक्चरर्स, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, हु आर प्रोड्यूसिंग दिस ये लोहा बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, सूत बन रहा है, सिल्क बन रहा है, कॉटन बन रहा है, कॉपर वगैरह अलग अलग चीजों की माइनिंग हो रही है, चीजें बन रही हैं। ये बनाने वाला कौन है? ये आजकल की तरह फैक्ट्रियों में नहीं बन रहा है, ये आजकल की तरह बड़े फैक्ट्रियों में नहीं बन रहा है, ये आज की तरह कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस नहीं बना रहा है, ये आज की तरह कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बना रही है। उस समय ये सब बन रहे हैं इंडिविजुअल कारीगर के द्वारा। और ये इंडिविजुअल कारीगर कहाँ बनाते हैं? अपने घर पे ही बैठ के बनाते हैं, वो घर पे ही उनका कारखाना है। ये बात भी हमको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो कारीगर है, जिसको धर्मपाल जी कह रहे हैं कि 25% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, होगी ही। अगर इतना बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है तो ये छोटी, क्योंकि ये फैक्ट्री में तो हो नहीं रहा है, ये इंडिविजुअल कारीगर कर रहा है, so there has to be a very large number of population involved in manufacturing. 25% of the population is involved in manufacturing. Who are these people? We know this today also. इसको सोचने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये ब्राह्मण जातियां नहीं है, ये वैश्य जातियां नहीं है, ये क्षत्रिय जातियां नहीं है। इनको आज हमने नया नाम दिया है बैकवर्ड एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स नाम दिया है।
ये लोग वो लोग हैं जिनको हम पिछड़ा बोलते, आजकल हम बैकवर्ड बोलने लगे, इनको ओबीसीज बोलने लगे, शेड्यूल कास्ट बोलने लगे। ये वो जातियां हैं जो लोहा बना रही हैं, जो कपड़ा बना रही है, जो तांबा बना रही हैं, जो मकान बना रहे हैं, जो इरिगेशन का काम कर रहे हैं, नहरें खोद रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। ये लोग सारी की सारी, ये तीनों जिसको हम अपर कास्ट कहते हैं, वो जातियां नहीं है। ये बैकवर्ड और शेड्यूल, जिसको आज ये नया नाम है, ये लोग हैं। तो ये लोग, जब ये लोगों के बेसिस पे भारत इतना समृद्ध है, इन लोगों की वजह से, राजा महाराजाओं नवाबों की वजह से नहीं है, मुगल एम्पायर की वजह से नहीं है, ये इनकी वजह से है। और ये लोग जो बना रहे हैं, अगर इनकी वजह से इतनी समृद्धि है और ये खुद के मालिक है, ये भी बात साफ होनी चाहिए, ये किसी के, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन एल्स, दे आर इंडिपेंडेंट, फ्री, अपनी वोल्यूशन से काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना चाहिए कि हाउ कैन इंडिया बी पुअर इफ दीज आर, ये फैक्ट्स को सामने रख करके हमको इनको जोड़ना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। और ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि एक तो कि फिर इन लोगों के साथ जो अन्याय की बातें हम सुनते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन की बातें हम सुन रहे हैं, ये कितना सच होगा? इज इट पॉसिबल कि कोई इकोनॉमिकली और इतना स्ट्रांग हो, जो जिसके हाथ में प्रोडक्शन हो और इंडिपेंडेंट हो, मजदूर नहीं है वो? ये मुख्य बात यह है कि आज भी मजदूर जाके फैक्ट्री में काम करता है, पर वो मजदूर है, इज अ लेबर। दीज पीपल आर नॉट लेबरर्स, दे आर ओनर्स, दे ओन दिस थिंग। तो ये कैसे हो सकता है कि इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार होता हो? ये एक बात खाली सोचने की है। एक, मैं कोई पोजीशन नहीं लूंगा, मैं खाली एक प्रश्न लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये चीज एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो तुमने प्रश्न उठाया धर्मपाल जी को, की खूबी यह है कि ही इज प्रेजेंटिंग सर्टेन फैक्ट्स which challenge the narrative which was created, हाँ, जिसको बनाया गया अंग्रेजों द्वारा और फिर हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, उसको एक चैलेंज करते हैं ये अपने काम से। जो काम, इनका काम इंटरप्रिटेशन का काम नहीं है। ये भी बहुत जरूरी है बोलना कि मोस्ट हिस्टोरियंस आर इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स, ही इज प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, एंड दोज फैक्ट्स ही इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश आर्काइव्स, mostly from British archives. That means they have been those facts have been collected by the Britishers themselves. तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि क्योंकि he was a man with an original mind, as Rinpoche used to say about Dharampal, the Dharampal has an original mind. तो ये original mind was able to connect dots, and he is saying, and I tend to believe कि ये जो 20-25% पॉपुलेशन थी, इसको सिस्टमैटिकली ये पूरे सिस्टम को, यानी ये पूरी व्यवस्था को, जो मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था थी, और उसमें लेन देन भी आता है, सब कुछ आता है, इकोनॉमिक्स भी आती है, इसको डिसमेंटल किया गया बिटवीन इन द लेट 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी में इसको डिसमेंटल करने का काम हुआ। क्यों? और इसका कारण ये भी था कि वहां पे ये फैक्ट्रियां आ रही थी यूरोप में, तब तक तो यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत जोर से, और उसमें ये लोग पैसा कमा रहे हैं। वो वहां पे एक बार फैक्ट्री आ गई तो उनके नेशनल इंटरेस्ट में ये बैठता नहीं था कि यहाँ का माल वहां जाके बिके, उनके इंटरेस्ट में ये था कि वहां का माल यहाँ बिके। तो उसमें बहुत सारे घपले भी किए गए, ये हमको मालूम है, जिसमें कि घपले माने जो आज भी होता है कि भाई वहां का जब सामान यहाँ आता था तो उस पे तो कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, या बहुत अगर माल एक्सपोर्ट होता था तो उस पर दुनिया भर की ड्यूटी लगती थी, ताकि ये माल महंगा हो जाए और वहां बिकने में दिक्कत हो, और वहां का माल सस्ता हो, इवन दो क्वालिटी वाज इंफीरियर। ये किया गया, और साथ साथ में यहाँ की इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया। यहाँ की इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया, इससे खाली ये नहीं समझें कि उसके जो असर हुए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, दूसरी तरफ व्यवस्था डिस्ट्रॉय हुई, और तीसरी तरफ वो जो लोग इससे वो हो गए, डिस्टर्ब्ड हो गए, कारीगर लोग,
क्योंकि उनके हाथ से काम चला गया, तो वो लोग ना कहीं के नहीं रहे और वो कहीं एब्जॉर्ब नहीं हुए। तो उसकी वजह से जो समाज में एक भयंकर अपहीवल आया है। और ये मतलब हालांकि इस आर्टिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर ये भी समझना जरूरी है कि पैरेलल में बहुत सारी चीजें चली है ना। उसमें एक बड़ा चला है, यहाँ का रेवेन्यू सिस्टम बदल गया और साथ साथ में इंडस्ट्री को आपने डिसमेंटल कर दिया। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक तहलका मचा होगा समाज में। समाज की अपनी व्यवस्थाएं, जो यहाँ पे सामाजिक व्यवस्थाएं थी ना, भारत में सामाजिक व्यवस्थाएं थी, ये सब समझ में आता है धर्मपाल जी के काम को समझ के। यहाँ पे सरकारी व्यवस्थाएं नहीं थी, लाइक अब जैसे है, अब सारी सरकारी व्यवस्थाएं हैं। अंग्रेजों के टाइम में सब कुछ सरकारी व्यवस्थाएं हो गई, उनके उनके हिसाब से स्कूल चलेंगे, उनके हिसाब से इरिगेशन होगा, उनके हिसाब से जो भी कुछ होगा, जो भी निर्माण का काम होगा उनके हिसाब से होगा। पहले जो था, उसके पहले वो था कि ज्यादातर व्यवस्थाएं कैसे हमारा जीवन चलेगा इसका निर्णय समाज ले रहा है, लोकल। तो ये लोकल समाज को अब निर्णय खत्म हो गया, क्योंकि एक तरफ इतनी गरीबी आई रेवेन्यू बढ़ने के कारण, दूसरी तरफ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को इसका डिस्ट्रक्शन हुआ, ये बेदखल कर दिए गए, तो पूरा तहस नहस हो गया। इसका हम कल्पना हमको करनी चाहिए, क्योंकि तब समझ में आता है कि हुआ क्या है इस देश में। और फिर धर्मपाल जी ये कहते हैं कि ये जो 20-25% जो लोग बेदखल हुए अपने काम से, खेती वाले तो चलिए फिर भी खेती करते रहे, बहुत किसी तरह मर पड़ के, ये लोग तो बेदखल हो गए। तो ये लोग फिर कहाँ, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ ठीक से। इंग्लैंड में भी धर्मपाल जी का ये कहना है कि यही काम उन्होंने अपने यहां भी किया, लेकिन वहां पे जो लोग बेदखल हुए, वो एक तो इतनी बड़ी मात्रा में वहां पे 20-25% लोग नहीं थे जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंध रखते थे। बहुत छोटी आबादी थी जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंध रखती थी, प्री इंडस्ट्रियल एज की मैं बात कर रहा हूं। But they got absorbed in their industries and because it was in alignment, तो वहां पे उनको अच्छी तरह से absorption हो गया। यहाँ पे जो ये लोगों का absorption हुआ मोस्टली एज लेबरर्स, मतलब ये लोगों को वो रुतबा नहीं मिला, ना उनको वो रुतबा देने की उनकी चाहत थी, ना उस तरह से उनकी कोई हुई। तो दे वेर मियर, दे जो स्किल्ड एक आदमी था जिसका अपना कारखाना था, वो ओवरनाइट एक अनस्किल्ड लेबरर में कन्वर्ट हो गया। और ये अवस्था, ये ही बात हमारी सरकार इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, और वो पैटर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का वैसे ही चलता रहा जैसे कि अंग्रेजों के टाइम में चलता रहा। ये इन लोगों, ये जो इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ हमारे नई इंडस्ट्री में, हुआ तो एज अ लेबरर्स हुआ। और धर्मपाल जी ये भी कह रहे हैं कि आफ्टर दिस इंडिपेंडेंस ऑल्सो वी डिड नॉट मेक एनी एफर्ट, जरा सा भी एफर्ट, क्योंकि समझ ही शायद नहीं थी कि कैसे हमारी जो जिसको नया विकास या नई तरह का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें ये फैक्ट्रियां लग रही हैं वगैरह वगैरह, उसका और हमारे लोगों के स्वभाव का जो इंट्रिंसिक कलेक्टिव स्वभाव है, उसके बीच में कैसे अलाइनमेंट बैठाया जाए। और वो अगर अलाइनमेंट बैठता तो यहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है दूसरी तरह का होता, वो उसी तरह का नहीं होता जैसा अमेरिका और यूरोप में है। हो सकता है हमारे अलग तरह के डेवलपमेंट होते, ठीक उसी तरह जैसे हमारे पुराने, अगर आप मंदिरों को देखें या पुराने आर्किटेक्चर को देखें, तो हमारे यहाँ भी बड़े बड़े मकान बने, बड़े बड़े भवन बने, उनके यहाँ भी बने, लेकिन दोनों में फर्क है। नॉट जस्ट in a very superficial design sense of जो बाहर दिखा veneer, but the way the space has been utilized, the way we have looked at space। मैं वही बात कर रहा हूं कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है देश में, उसका अलाइनमेंट नहीं रहा। जिस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर मान लो हमको दूसरे रास्ते पे जाना भी था, क्योंकि हर जगह बदलाव होता ही रहता है, तो हो सकता है कि हमको बदलाव करना पड़ता, हमारी उस तरह की
जिस तरह हम सूत बनाते थे, जिस तरह से हम कपड़ा बनाते थे, जिस तरह से हम लोहा बनाते थे, हमको करना हो सकता है हम करते, लेकिन वो जो जो उससे जो निकलता, वो आज जो निकला है उससे शायद वो फर्क होता। उसमें हमारे लोगों का एक बड़ा अहम रोल होता, क्योंकि वो करते आए थे काम, उसी काम को और ज्यादा दूसरी तरह से करना है, पर अपने तरीके से करना है। ये चीज हमने कहीं मिस कर दी। और फिर धर्मपाल जी एक जगह कहते हैं कि यही बात हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही बात है, मतलब हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं वो भी उसी पैटर्न पे चला जा रहा है। देश का कामकाज कैसे संभालना है, ये अंग्रेजों ने जो नींव रख दी, ये ब्यूरोक्रेसी की और बाबूगिरी की, और ये जो पूरी अलाइड सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इसके जो पैटर्न्स उन्होंने बना दी, उसकी जो बुनियाद उन्होंने बना दी, हम उसी पे चले जा रहे हैं। हर सभ्यता का एक कलेक्टिव स्वभाव होता है, और उस स्वभाव के अनुकूल अगर बाहर की दुनिया में, कार्य और व्यवहार वाली दुनिया में, ये जो स्वभाव होता है तो हमारे अंदर है ना, ये तो दिखाई नहीं देता, ये तो हमारी ट्रेट्स है। अब उसका वो उनके साथ अगर बाहर की दुनिया, जो बाहर की दुनिया कौन सी दुनिया, जिसमें हम काम करते हैं और जिसमें हम व्यवहार करते हैं, ये दुनिया और वो अंदर की दुनिया में अगर अलाइनमेंट होता है, तो उसमें क्रिएटिविटी, नेचुरली क्रिएटिविटी आती है। उसमें नेचुरली उसमें एक मतलब इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट हैपेंस देयर। बट इफ देयर इज अ डिसफंक्शन बिटवीन दिस, यानी आपके इंटरनल कलेक्टिव स्वभाव तो एक तरह का है, और आपको बाहर की दुनिया में कुछ और दुनिया से आई हुई स्वभाव से बनी हुई दुनिया में आपको ऑपरेट करना पड़ता है, तो आप एक उसके साथ वो उस तरह का अलाइनमेंट नहीं बैठा पाते। तो यू बिकम अ मियर वर्कर, यू आर नो लॉन्गर, योर क्रिएटिविटी टेक डजंट फ्लरिश, लेट्स से। हाँ, उसमें वो फ्लरिश नहीं करती, उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, ऐसा वो कुछ कह रहे हैं। तो ये धर्मपाल जी का काम मुझे लगता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि वेयर व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाट हैज, जो हुआ वो इसलिए समझना जरूरी है, इसलिए नहीं कि हम रोएं और पीटें और बोले हाय हाय इतना गड़बड़ हो गया। ऑफ कोर्स गड़बड़ हुआ, लेकिन वो तो हो गया सो हो गया। लेकिन वो गड़बड़ आज भी हो रही है, उसको कुछ करेक्शन का, उसमें कुछ सुधार का हमको लगता है कि वहां से कुछ क्लूज हमको मिल सकते हैं। ऐसे मैं देखता हूं इस काम को। बढ़िया। आई थिंक काफी सारी बातें हो गई इसको लेके, तो इसको मैं पढ़ूं। हाँ, यस। आई थिंक एक पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं उसमें से क्या बात निकलती है। राइट। तो ये शुरू में मतलब ऐसे के शुरुआत में एक बार कहते हैं कि द 19th century sees the extensive uprooting, disruption and stagnation of all spheres of Indian industry, and the large-scale conversion of those who had been historically and traditionally engaged in them into mere laborers, राइट। and often into a destitute population. In a way, this was a replay of that which had been happening to the craftsmen of England, and increasingly to other areas of Western Europe since about 1750, and more so after the availability of the energy produced by coal and steam. Yet, after their initial uprooting and displacement, most of England's craftsmen gradually got absorbed into the new industrial structure, and as time went on, most of those engaged in agriculture and other occupations were also taken into the new power-driven industry. Further, many of the craftsmen of England and those of Western Europe entered into the new industrial structure as its master craftsmen, designers, supervisors, trainers, etc., and not merely as laborers doing the hard, menial, and unpleasant jobs. Right. India, the process of uprooting, disruption, etc., planned as it was by the British-run Indian state to suit the needs of England and of those of the West generally, and of the newly transformed Western trade and commerce, got directed differently. Initially, the craftsmen, especially those engaged in the making of cloth, in the mining and manufacture of metals, and those engaged in construction, stonework, etc., were through fiscal and other devices
reduced to a state of penury and homelessness, Right. and led into either a state of bondage or destruction. Hmm. This turned most of the technological and industrial innovators, designers, and craftsmen into mere laborers. And most Right. of the remaining were reduced because of a lack of resources and a lack of demand to a state of industrial crudity and barbarism. Right. Mining and the manufacture of metals were either directly prohibited by the administrative regulations or made economically impossible by the levy of high license fees, takeover of the mining land as well as forests by the state as its property, and through the import of tariff-supported British and European products into the country. Hmm. The same began to happen from about 1815 in all sectors of the cloth industry, from the stage of carding, spinning, dyeing, weaving, to printing and finishing. By about 1820, Indian industry was wholly on its knees, and in the sort of state in which Mahatma Gandhi found it around 1915. हाँ. तो ये जो आप कह रहे थे इसमें वही है कि उन्होंने अपने अपने लोगों पर किया पहले, Right. और लेकिन उनके लोगों पर इतना बड़ा अत्याचार नहीं हुआ. और ये शायद इसी में थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि इनको वैसे यहाँ पे तो मास्टर क्राफ्ट्समैन नहीं चाहिए थे, इधर तो लेबर भी चाहिए थे. दे वांटेड टू यूज इंडिया एज अ रिसोर्स ओनली, नो. Yeah. Yeah. यहाँ का रॉ मटेरियल चाहिए था उनको सिर्फ, बेसिकली. हाँ. चाहे वो लोग हो, चाहे वो हाँ. मिनरल हो. हाँ. तो यहाँ पे पूरा होल स्केल डिस्ट्रक्शन हो गया यहाँ पे. मतलब दैट इज व्हाट ही इज सेइंग हियर. Yeah. और यहाँ पे इतनी लार्ज पॉपुलेशन दैट सी इंडिया व्हेन इंडिया वाज प्रोड्यूसिंग 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, उस टाइम इंग्लैंड कितना प्रोड्यूस कर रहा था? आई वंडर, आई मीन 2%, राइट? तो उनकी कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंडस्ट्री में, मतलब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें इन्वॉल्व थी, क्राफ्ट्स में? मुझे लगता है बहुत ही कम. ये डेटा नहीं है, वो बहुत ही कम. तो हमारे यहाँ 25%, वहां पे शायद उनकी पॉपुलेशन का कितना होगा? 25 तो नहीं ही हो सकता है ना. और फिर उन्होंने, क्योंकि अपने एक बात और भी जरूरी है कि जो चीज जहां से पैदा होती है वो नेचुरली उस जगह की जो सांस्कृतिक और सभ्यतागत, कल्चरल और सिविलाइजेशनल कैरेक्टर को उसमें बुन करके वो पैदा होती है, उसमें वो समाहित होता है. तो जो ये इंडस्ट्री वहां से पैदा हुई, ये मॉडर्न इंडस्ट्री है ना, तो उसमें वो हवा से थोड़ी ना आई है. वो उन्हीं कुछ लोगों ने धीरे धीरे वो बनती है ना चीजें. वो बनाने वाले वहां के लोग थे जो उस स्वभाव के लोग थे. तो वो जो हुआ है उसमें वो स्वभाव निहित है. इट इज नॉट न्यूट्रल, इट इज नॉट एन. इसको ऑब्जेक्टिव वैसे नहीं देखना चाहिए कि ये तो मशीन है और मशीन तो वहां भी वही और यहां भी वो. अगर वो मशीन यहां इजाद होती है ना, अगर कंप्यूटर यहां इजाद होता तो कुछ और तरह का होता. ये मैं कह रहा हूं, जो चीज जहां इजाद होती है वहां का गुण धर्म लेके वो बनती है. अब ये वहां की चीज को अब हम यहां बना सकते हैं, लेकिन वो बन तो गई ना वहां पे. अब तो उसका उसी में इनोवेशंस होंगे, तो उसकी बुनियाद तो बैठ गई वहां पे, उसमें वो बात नहीं होती है. तो ये एक एक पॉइंट है कि वहां पे देयर वाज ऑलरेडी एन अलाइनमेंट विद देयर इंडस्ट्री एंड देयर नेचर ऑफ पीपल, द नेचर ऑफ द पीपल ओवर देयर. हमारे यहाँ इट वाज एन इम्पोजिशन बिकॉज इट डिड नॉट इवॉल्व फ्रॉम हियर, and therefore there was a disjunct between our nature, basic nature, and what was imposed upon us, whether in administration, whether in industry, whether in any system. It was alien to us, and it still is, by and large. एक और पैरा पढ़ता हूँ इसमें. The state of penury and destitution penetrated practically into every locality and habitat of India. The aim seems to have been to convert India into a land which mainly produced raw material through agriculture and cattle breeding. Industry, if any, like blacksmithy, carpentry, or pottery, was seen merely as an adjunct to the needs of agricultural production. Because of various pressures, and especially because of the British desire to invest newly acquired British capital, a new structure of industrialization began to be established in various parts of India,
especially around Calcutta and Bombay, by about 1880. But the new industry required cheap and fairly large industrial manpower. In fact, that was what promoted its establishment in India. However, it can be said with all certainty that those employed in this new industrial structure on the shop floor practically all came from the earlier industrial occupations. The miners and manufacturers of metal went into iron and steel and other metallurgical industries, and the experts in stone, the sculptors, painters, masons, tank diggers, etc., were taken into construction and became the labor force of the departments of public works and of the increasing tribe of contractors. Practically all these were treated as laborers and at the most as maids who directly supervised them. Thus, the basic workforce of the Indian industry largely came from such occupations and jatis which had practiced similar pursuits historically and traditionally, and largely continues to come from these occupations even today in the so-called more modern sector of the Indian industry. Further, it seems fairly evident that if this workforce, which derives its skills from age-old practices and skills, was somehow to disappear, the modern Indian managers, engineers, technocrats would find themselves wholly useless in the running of modern industry. Their relation to modern Indian industry is in no way significantly different from the relation of the personnel of the Indian administrative and allied services to the offices and departments over which they preside. In both cases, it is their positions and offices which give them the authority to manage men. As experience tells us, they are hardly qualified or gifted in the way of technical inventiveness or innovation or creativity in forging workable institutions and structures. तो ये हालत है हमारी. इसको अब ये है कि अपने को इसको थोड़ी सी अवेयरनेस तो लानी पड़ेगी लोगों में कि इस तरफ देखना शुरू करें, सोचना शुरू करें, क्योंकि आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन डू इट प्रोबेबली, बिकॉज आई थिंक अ सर्टेन स्पेस हैज ओपनड अप somehow in the last few years where we are asserting ourselves a little bit, where we are, there's a sense of, we need to do things our way, or we need to not feel ashamed all the time and all that. कुछ एक change आया है, and I think उसका एक advantage लेके अगर ये चीजें लोगों को समझ में आने लगे तो शायद एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि ये इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं ना किसी के पास कि ये कैसे किया जाए. ध्यान देने की बात है, ध्यान देंगे तो उसमें से कुछ निकलेगा, और एक सेकंड में नहीं निकलेगा. इट्स नॉट लाइक अ क्वांटम लीप, इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस. सो दैट इज व्हाट वी मस्ट बी डूइंग, आई फील. और ये बहुत सारा ये जो अभी भी जो ट्रेडिशनल टाइप बिजनेसेस हुए हैं, मतलब ये मतलब not which is not on the radar of our normal finance and our governmental thing. Like, for example, these places like Tirupur and these small places have come up on their own. Yes. लोगों ने अपने ग्रैंडमदर से लोन लेके सोना गिरवी रख के छोटा कारखाना शुरू किया वगैरह. So these are still the same people probably, Yeah. Yes. So there is this movement happening there, I think, and that is happening. Fortunately, मतलब they have taken charge. Yeah. It's not these IAS officers are not doing. मैंने कई जगह का नाम सुना है. एक जगह है साउथ में जहाँ पे कपड़े का बहुत बड़ा काम होता है. तिरुपुर. हाँ, तिरुपुर में. That only. हाँ. नहीं तो ये वहाँ पे नॉट मतलब वो मैनेजमेंट भी उनका अलग है. हाँ. मैनेजमेंट स्टाइल भी अलग है. ये इंडियन स्टाइल नहीं है मैनेजमेंट की. Right. वो so it's a truly indigenous business, and which is competing at some kind of global scale, and it is totally under the radar. उनको बैंक लोन नहीं चाहिए, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. मतलब वो अपने तरफ से अलग तरीके से चला रहे हैं. और वो तो कुछ इंडिया में कुछ पता नहीं. This Professor Kanaga Sabapathy, I was listening to him. He was saying some 5,000-6,000 centers like this exist in India. So this is the hope. I think when Dharampal ji was writing all this, उस टाइम पे ये नहीं दिखता था शायद. उस टाइम पे नहीं थे इतने सारे लोग, या उस टाइम पे शायद शुरू हुआ थे, पर लोगों को पता नहीं था, बहुत कम लोग. अब तुमको एक बात बताता हूँ. एक बार क्या हुआ कि मैंने ये किस्सा है कि एक बार I think Gandhi ji was lamenting the fact that we can't even produce a fountain pen in this country. तो उस टाइम फाउंटेन पेन इंपोर्ट होते थे, हमारे पास फाउंटेन पेन नहीं बनते थे. तो उसमें फाउंटेन पेन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. उसमें सबसे बड़ी बात होती है, आई बिलीव द निब. क्योंकि निब ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि इंक का फ्लो
एकदम एग्जैक्टली सो, न ज्यादा न कम। अगर ज्यादा होगा तो फैल जाएगा, कम होगा तो लिखा नहीं जाएगा। तो वो फ्लो हैज टू बी कंट्रोल्ड, और ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये मैकेनिकल डिवाइस है। तो उसमें निब बहुत ही क्रूशियल उसमें है उसका रोल, और निब की डिजाइन बहुत क्रूशियल है। तो ये निब नहीं निब कैसे बनाए? तो एक राजा मुंद्री में, आंध्र में राजा मुंद्री एक जगह है, राजा मुंद्री के एक सुनार ने ये जब सुना तो उसने ये चैलेंज लिया, एंड ही क्रिएटेड अ पेन विथ गोल्ड निब, एंड उसके नीचे का वो जो होता है हिस्सा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने सोने का बनाया और वो बहुत बढ़िया बना, और उसने पहला फाउंटेन पेन गांधी जी को प्रेजेंट किया। वो आज भी चलती है, वो पेन आज भी बनता है। मैंने एक बार मंगवाया था उससे, कई तरह के पेन बनाते हैं। सोने वाला नहीं मंगाया, वो तो बहुत महंगा था, बट दूसरे उनके 4 तरह के पेन थे, तो जो एक दूसरी वाला था वो मंगवाया था। तो ये हमारे अब सुनार the traditional sonar had the ability to make that nib a fountain pen. That is the point I'm trying to make. तो हमारे यहाँ इस तरह की एबिलिटियां हैं, हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट में इस तरह की एबिलिटी है कि वो इस नई चीजें भी बना सकते हैं जो आज चलती हैं, लेकिन उनको वो स्पेस मिले, उनको वो इंकरेजमेंट मिले, उनको वो, तो शायद कई तरह के काम इसमें शायद करने नहीं, पड़ेंगे। इन्होंने तो अंग्रेजों ने तो तोड़ा ना इसको, मतलब जानबूझ के इसको दे डिस्ट्रॉयड इट। सो आई थिंक द इवन इफ देयर इज नो इंसेंटिव फ्रॉम एनीवेयर, अगर ये गलत फहमियां दूर हो जाए, मतलब हमारे सर के अंदर जो ठूस ठूस के भरी हुई हैं, अगर वही हट जाए कम से कम, एटलीस्ट नोबडी इज ट्राइंग टू मर्डर ईच अदर नो इन दिस एनवायरनमेंट टुडे। तो विच इज प्रॉब्ली द रीजन व्हाई दी स्मॉल इंडस्ट्रीज आर कमिंग अप, एंड तो वो शायद मे बी दैट इज कॉज टू सेलिब्रेट फॉर अस कि अगर कोई रास्ते में नहीं आ रहा, एक्सेप्ट फॉर दिस होल एजुकेशन सिस्टम एंड दिस होल ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन, nobody is forcefully trying to stop you from or trying to destroy you. Yeah, So it's all here. It's that much only. So सिर्फ I think that is good news. Yeah. I think it's good news कि अगर ये सिर्फ इस पे समझ के लेवल पे अगर काम किया जाए, तो उससे ही शायद बहुत कुछ फर्क पड़ने की उम्मीद है। मतलब हो सकता है कि कुछ चीजें बदल जाएं। तो I mean that's great. I think I'll read one more. I think it's quite long, but एक छोटा वाला एक पढ़ता हूँ, एक और last one more paragraph. Our biggest inheritance from British rule is a wholly politically, institutionally, culturally, and spiritually disoriented India. Yeah. This is the point. Our biggest inheritance from British rule is a wholly politically, institutionally, culturally, and spiritually disoriented India. The impoverishment and deprivation during that period had not only weakened the physique of our people and sapped their individual and social strength, but further laid waste their knowledge systems and their occupational and professional talents. The India which the British transferred to Indian hands to an insignificant minority of the westernized and exhausted administrative and political elite, despite the inspiration of Mahatma Gandhi and the euphoria produced by the freedom struggle, was in practically every sense a wasteland in which native intelligence and talent had no place. Right. Though the grip of the British system has been somewhat loosened by time, there is little significant change so far in the way of the utilization of indigenous Indian talent in the running of India. I think this is the point. There is little significant change so far in the way of the utilization of indigenous Indian talent in the running of India. हम किसी और चीज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं. We are trying to make we are trying to make England here, and we are not suited for that. We are playing their game, basically. Yeah, and in that you and me are included. Yeah, I mean, it's we as in just the government, It is the people, educated people are the we that he is. हाँ, नहीं, हम तो IIT में पढ़े ना, पवन जी. We are the cream that is destroying this whole thing, no? We are supposed to be part of this top of the system. The people who don't understand how the industrial thing actually works. Normally what happens is that we put the entire blame on the government, but it is the educated who are the weak. I think this process of brainwashing that we have been through has to be undone at our level. I'm confident that this
this whatever this renaissance which will happen if an industrial thing happens here, it will happen because these people because the IAS officers have not paid attention to it, which is probably how Tirupur happened. I'm saying, कि ये government के radar के नीचे ही हो गया. By the time they realize that they have to interfere, these people are too big, So they make world-class cloth using Western machines. Or if you look, actually, there are great examples, like ये जो हमारे साउथ इंडिया में जो हम इडली बैटर बनाते हैं, उसका एक मशीन है ना यहाँ पे आजकल. पहले तो वो पत्थर में करते थे, तो उसका पत्थर का मशीन बना हुआ है. कोयम्बतूर में किसी ने उसको मशीन बना दिया. So that's an Indian machine, and which does the work of what a lady used to do with her hand in a very efficient manner, in a manner in which it doesn't get hot. और आजकल ये साउथ इंडिया में हर जगह पे ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का जो है, उसमें वो लकड़ी का ही बनता है वो, और जैसे वो बैल जैसे आराम से घूमता है, उस तरह आराम से घूमने वाला मशीन बनाया किसी ने. So it's not a Western thing, no. It's something that is required here, and somebody has figured it out. Yes. And these things are happening, and I'm thinking these are happening because some people have recognized the need, and some people are saying this is really what Dharampal ji is saying, कि ये जो Indian innovation जो है, उसके लिए थोड़ा सा अगर आप छूट दे दो तो उसके अंदर से बड़ी चीजें निकल जाएंगे. इंटरेस्टिंग है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, किसी कोई अगर इस पे कोई स्टडी हुई हो कि ये जो करने वाले लोग हैं इस तरह की चीजें, वो मॉडर्न एजुकेशन से कितने एफ्लिक्टेड थे या कितने नहीं थे. मेरे ख्याल से तो have gone to these engineering institutes or management institutes and stuff like that. स्कूल तो गए होंगे, लेकिन किस तरह के स्कूल में गए, कॉन्वेंट में गए कि नहीं गए? मेरा मानना है कि नहीं गए होंगे कॉन्वेंट स्कूल में. मेरा मानना है कि बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं गए होंगे तो कोई साइडी इंजीनियरिंग कॉलेज में गए होंगे. नहीं, उनके बच्चे जाएंगे ना. हाँ, उनके बच्चे जाएंगे, वो जो जिन्होंने शुरू किया वो नहीं गए होंगे, उन्होंने तो बड़ा करके छोड़ दिया उसको. तो like Ambani's, their children will go to Harvard. They wouldn't have gone. They are invited to Harvard to speak. नहीं, और ये जो आपका ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मशीन का जो जिन्होंने शुरू किया है, इजाद जिन्होंने किया, बना जो लोग रहे हैं, वो लोग की मैं बात कर रहा हूँ. हाँ, ये लोग कौन लोग हैं? नहीं गए होंगे पवन जी. तिरुपुर में तो बहुत कहानियां ऐसे कि बड़े जो इसको भी, हाँ, कि बड़े जो लोग हैं, बड़े जो मिल वाले हैं, they started out small and then with personal family से पैसा लेके छोटा करके शुरू करके, and they've taken 40-50 years to grow. For this entire center to come up, it's a slow process, and they are okay with it. And it is all and these people there are stories that these people still continue on their chota wala, Luna chalate hain, moped chala ke aate hain, BB types. Although there will be a Mercedes standing at home, these kind of stories one hears about these big mill owners. So these are not the educated elite people. क्योंकि एजुकेटेड एलीट तो इन्फोसिस में नौकरी करने के सपने देखता है ना. तो वो तो इस तरफ आता नहीं है. मुझे लगता है धर्मपाल जी को पढ़ना और रीडिस्कवरिंग इंडिया जैसी किताबों को पढ़ना, एनीवन who's a little keen on understanding who we are, what we need to do, so these could be good pointers, in that direction.